हेलो डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में अपन ने ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स को डिस्कस किया था और आज की क्लास को अलजेब्रा के लिए अपन डिस्कस करेंगे। क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक सिंपल सी मैं बात आप लोगों से करना चाहूँगा कि फिजिक्स के आगे के टॉपिक्स को क्लियर करने के लिए, अच्छे से समझने के लिए फिजिक्स के बेसिक्स को और मैथमेटिकल फंडाज को समझना उतना ही इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है, मेरी हमेशा से एक कोशिश अलग रहती है कि आप यदि नीट को क्रैक करने के लिए जा रहे हैं तो अपने मैथमेटिकल फंडाज को और फिजिक्स के बेसिक्स को अपन बहुत अच्छे से क्लियर कर लें ताकि अपन अपनी मंजिल तक पहुंच सकें, नीट के क्रैक करने की संभावना को मैक्सिमम कर सकें। तो आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट, फिर अलजेब्रा को डिस्कस करेंगे अपन। ठीक है, अलजेब्रा में सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ये एक सेकेंड डिग्री इक्वेशन होती है। सेकेंड डिग्री इक्वेशन का मतलब इन द फॉर्म ऑफ पावर ऑफ टू। जैसे यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने यहाँ डिफाइन कर रखी है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जिसमें अक्स तो क्या होता है, आपका एक वेरिएबल होता है जो डिफरेंट वैल्यूज़ को ले सकता है। यहाँ पे ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बी क्या है, अक्स का कोफिशिएंट है, और सी क्या है, एक कांस्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे अक्स की अपन बात करें, अक्स एक वेरिएबल है। इस वेरिएबल की वैल्यूज जब अपन कैलकुलेट करेंगे ना, तो वैल्यूज ऑफ अक्स आर कॉल्ड रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। रूट्स का मतलब क्या है? रूट्स का मतलब ये है कि अपन वेरिएबल अक्स की वैल्यू को ही कैलकुलेट करेंगे। तो ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अपन अक्स की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मेशन यूज़ करते हैं, और वो फॉर्मेशन क्या होता है? वो फॉर्मेशन होता है ये, अक्स इक्वल्स माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। इस फॉर्मेशन में देखो, रूट्स का मतलब वैल्यूज ऑफ अक्स अपन फाइंड आउट करेंगे। इसमें फॉर्मेशन में आप देखोगे बी को आपने, ए को आपने यूज़ किया है, बी को आपने यूज़ किया है, सी को आपने यूज़ किया है। मतलब अक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए आपने यूज़ किया है, अक्स का कोफिशिएंट बी आपने यूज़ किया है, और एक कांस्टेंट सी आपका इस इक्वेशन के अंदर डिफाइन किया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। इनको आपने यूज़ करते हुए अक्स वेरिएबल की वैल्यू आपने कैलकुलेट की है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन आपने कैलकुलेट करनी है। तो ये फॉर्मेशन आप ध्यान रखें, सिंपल सी फॉर्मेशन होती है, माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। यहाँ पे देखो वेरिएबल अक्स की टू वैल्यूज अपन को मिलने वाली हैं। एक वैल्यू के लिए आपको यहाँ पे प्लस यूज करना है, और दूसरी वैल्यूज के दूसरी वैल्यू के लिए या दूसरे रूट के लिए माइनस अपन को यूज करना है। तो आपको दो वैल्यूज यहाँ पे मिलेंगी। इसके आगे जब अपन बात कर रहे हैं दो वैल्यूज की या दो रूट्स की बात कर रहे हैं, तो एक कंसेप्ट और यहाँ पे है अपने पास। क्या कंसेप्ट है कि लेट अपने पास जो दो रूट्स मिल रहे हैं उनमें से एक रूट को अल्फा कह रहे हैं और दूसरे रूट को क्या कह रहे हैं? बीटा कह रहे हैं। इफ अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन सम ऑफ रूट्स, दोनों रूट्स का अपन जब सम करेंगे ना, तो ये आगे के फॉर्मेशंस कट जाएंगे। जब आप एक रूट के लिए प्लस यूज करोगे, दूसरे रूट के लिए माइनस यूज करोगे, इन दैट केस whenever you want to get sum of roots, then you will डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मेशन माइनस बी अपॉन में ए, माइनस साइन के साथ अक्स का कोफिशिएंट बटा में अक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ध्यान रखिएगा, यहाँ माइनस बी अपॉन में ए का मतलब क्या है? माइनस अक्स का कोफिशिएंट बटा में अक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ये तो है सम ऑफ रूट्स। ठीक है, ऐसे सिमिलरली आप क्या यूज कर सकते हो? प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा आपको? जब इन दोनों को, एक वेरिएबल है आपका अक्स का प्लस के साथ और दूसरा वेरिएबल मतलब दूसरा रूट होगा आपका माइनस के साथ, जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी जो फॉर्मेशन है अलजेब्रा का वो फॉर्म लेगा। तो उसको आप सॉर्ट आउट करोगे ना, तो डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो? कांस्टेंट सी अपॉन में क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा? कांस्टेंट सी अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ अक्स स्क्वायर, इस तरीके से। तो ये ध्यान रखें, ये आपके इंपॉर्टेंट्स हैं। एक तो आपका ये इंपॉर्टेंट है
एक सम ऑफ रूट्स ये इम्पोर्टेंट है, और ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये तीनों फॉर्मेशंस ही आप ध्यान रखिए। अब मैं आगे आपका एक एग्जाम्पल लेके इस चीज़ को और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। लेट वी डिस्कस ए सिंपल एग्जाम्पल। व्हाट इज दैट? सॉल्व द इक्वेशन। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, 10 अक्स स्क्वायर माइनस 27 अक्स प्लस 5 बराबर 0, ठीक है। कैसे सॉर्ट आउट करें इसमें पहले कोफिशिएंट्स को और कांस्टेंट्स को आइडेंटिफाई कर लीजिए। आपका अक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो यहाँ पे क्या है, a = 10। अक्स का कोफिशिएंट क्या है, अक्स का कोफिशिएंट देखिए यहाँ पे क्या है, -27। और कांस्टेंट c का वैल्यू क्या है, 5। कांस्टेंट c का वैल्यू क्या है, 5 है। तो आप यूज कर लीजिए यहाँ पे इसको। तो आपने जैसे फॉर्मेशन के अंदर यूज किया है, वैल्यूज पुट की है, सॉल्व किया है, रूट के अंदर की वैल्यूज को सॉल्व कर ली, आपको ये मिल गया 27 ± 23/20, ठीक है। ए बी और सी की वैल्यूज आपने फॉर्मेशन में रखी हैं, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था, दैट फॉर्मेशन कंसिस्ट 2 वैल्यूज ऑफ वेरिएबल एक्स। फर्स्ट वन मे बी कॉल्ड अल्फा, सेकेंड वन मे बी कॉल्ड बीटा। हेयर वी आर कॉलिंग दिस वेरिएबल वैल्यूज x1 एंड x2। x1 की वैल्यू क्या होगी, 27 प्लस, एक के लिए अपन यहाँ पे ये जो है प्लस काम में ले लेंगे, और दूसरे के लिए क्या काम में ले लेंगे, माइनस काम में ले लेंगे। तो यहाँ पे अपन को 2 वैल्यूज मिल जाएंगी x1 और x2 के रूप में, 5/2 एंड 1/5। Here we can say roots of the equation are 5/2 and 1/5. That's why सिंपल मैथडोलॉजीज हैं जिनको अपन को समझना है। इनका एप्लीकेशंस के रूप में आगे इतने टॉपिक्स आपको मिलने वाले हैं फिजिक्स में। यहाँ पे आपने एक बार इनको अप्लाई करना सीख लिया एक इजी कंसेप्ट के साथ, तो आगे आप लोगों को बड़े और अच्छे कंसेप्ट्स में बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी है। चलो नेक्स्ट अपना जो कंसेप्ट है वो बाइनोमियल थ्योरम से रिगार्डिंग है। व्हाट इज बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। चलो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। क्या है, यदि अपन एक फॉर्मेशन को सॉर्ट आउट करना चाहें, ऐसा कुछ फॉर्मेशन हेयर, ऐसा कुछ फॉर्मेशन है 1 + x का होल पावर n। यहाँ पे आपको देखो इसको एक्सपेंड करना सबको पता होता है, ये फॉर्मेशन जो भी बनेगा, जो भी स्टेटमेंट निकल के आएगा वो सबको पता होता है। लेकिन यहाँ पे जो कांस्टेंट ध्यान रखने वाला होता है ना, वो क्या है, हेयर x इज ए रियल वैल्यू। हेयर x इज ए रियल वैल्यू, कह दो रियल नंबर है। हेयर x इज रियल नंबर बट with a constant, and what is that constant, x will be in between -1 and +1। x का वैल्यू -1 और +1 के बीच में होना चाहिए। कुल मिला के बात यह है कि यहाँ पे ऐसा कोई फॉर्मेशंस है और उसको आप एक्सपॉन्ड कर रहे हो यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, देन इसको बहुत अच्छे से समझ लेना है कि x का वैल्यू है ना, वो x का वैल्यू मस्ट बी लेस देन 1 और x का वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन -1। लेस देन 1 and greater than -1, that means value of x must lie in between -1 and +1। that's a simple thing जो मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। x is any real number such that x is less than 1, it means x lies between -1 and +1, and that's must condition to use binomial theorem। This is must condition. If you are using binomial theorem and you are expanding the value 1 + x whole power n, then you can this expenditure of this formation, but with a constant that x is a real number and x lies in between -1 and +1। That's the thing, ये ध्यान आपको रखना ही पड़ेगा। आप यदि 1 + 1000 का एक एग्जाम्पल मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ, यदि आपने क्या 1 + 500, 1 + 700, 1 + 10, उस सिचुएशन में ये आपका बाइनोमियल थ्योरम वर्क ही नहीं करेगा, गलत रिजल्ट्स आपके निकल के आएंगे। इसके लिए ये जो कांस्टेंट है कि x मस्ट लाई इन बिटवीन -1 and +1, x का वैल्यू -1 और +1 के बीच में होना चाहिए, दैट्स मस्ट कांस्टेंट। एंड हेयर इफ वी टॉक अबाउट n,
then n is an number that may be positive, that may be negative, or that may be in fraction. Here it is specified that if n is an any number, positive, negative, or fraction, that may be in the form of positive, that may be in the form of negative, or that may be in the form of a फ्रैक्शन. सिंपल सी बात है भाई, एन का मान पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, और फ्रैक्शन मतलब एक रेशियो के अंदर हो सकता है. बट हेयर द कांस्टेंट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, दैट इज x must lie in between -1 and +1. चलो इसको एक्सपेंडिचर को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं. जो इस फॉर्मेशन को सॉर्ट आउट करने के लिए, जिसको अपन बायनोमियल थ्योरम कहते हैं, बायनोमियल थ्योरम स्टेट्स दैट 1 + x की होल पावर n that will be equal to 1 + nx plus n-1 अपॉन में फैक्टोरियल 2 और x स्क्वायर प्लस n-1 n-2 x क्यूब अपॉन में फैक्टोरियल 3 प्लस डैश 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 एंड सो ऑन. ये इसी तरीके से इनफाइनाइट तक टर्म्स जाएंगी आपकी. यहाँ इस थ्योरम के अंदर एक जो गौर करने वाली बात है ना, वो ये है, देखो यहाँ पे 1 से आपने स्टार्ट किया, यहाँ पे n x के ऊपर पावर 1 है तो नीचे फैक्टोरियल 1 यूज किया है. यहाँ पे n को 1 से आपको रिड्यूस करना है, n-1, और x के ऊपर पावर 2 है तो नीचे फैक्टोरियल 2 है. ऐसे n को एक बार और रिड्यूस कर दिया, n-1 n-2, और x के पावर 3 है तो फैक्टोरियल 3 नीचे लिया है आपने. इसी तरीके से ये सीक्वेंस चलेगी आगे, n-1 n-2 n-3 और x की पावर 4 बटा में फैक्टोरियल 4. अब यहाँ पे एक अलग कंसेप्ट और अपने साथ जुड़ रहा है, व्हाट्स द मीन ऑफ फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3. यहाँ पे आप बोल रहे हो, डिस्कस कर रहे हो सर, तो उसका फिजिकल मीनिंग क्या है? फैक्टोरियल इन द सेंस इज दैट फैक्टोरियल 2 इक्वल्स 2 into 1, फैक्टोरियल 3 equals 3 into 2 into 1, and this is sign of factorial. Here 2, after 2 there is a symbol is used, that is symbol used for the factorial function. It's a similar function like sin theta, cos theta, tan theta, that are functions. Here factorial is also a function that expand the value of 2. Here we say if factorial 2, then it expands or it consists the value 2 into 1. If we say factorial 3, then it expands, or we can say it consists a value 3 into 2 into 1. Factorial 4, then it consists a value of 4 into 3 into 2 into 1. If we say factorial 5, then it consists the value of 5 into 4 into 3 into 2 into 1. If we say factorial 6, then it consists the value of 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. Very important concept to about factorial that I told you. Now if we consider a condition, if the value of x, whatever it is positive or negative, if value of x is very 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 less than 1, then only first two terms are considered for the expenditure of this formation in binomial theorem. यदि अपन x की वैल्यू 1 से बहुत ज़्यादा कम ले रहे हैं, सिंपल सी बात कर रहा हूँ बेटा, मैं क्या कह रहा हूँ कि यदि x का वैल्यू, x will exist or will lie in between -1 and +1, but if x consists the value very very less than 1, then only the first two terms will be considered for the binomial theorem expenditure. Here we can neglect the next terms of higher power in the theorem. For example, some expressions can be written as 1 plus x की होल पावर n है तो इसकी फर्स्ट टू टर्म्स अपन यूज करेंगे 1 plus nx. फॉर दिस कंडीशन, ड्यू टू दिस कंडीशन, बायनोमियल थ्योरम विल बी in this form. Due to this condition, if value of x is very very less than 1,
1 प्लस x का होल पावर n कैन बी रिटर्न एज 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस x का होल पावर माइनस एन, देन माइनस एन पावर में आ रहा है तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस एन आ जाएगा, दैट कैन बी रिटर्न एज 1 माइनस एन एक्स. इफ दिस इज 1 minus x की whole power n, then x is negative, that's why that will be in the form of 1 minus nx. And similarly if we talk about 1 minus x की power minus n, here x is negative and n is also negative, that's why the form will be 1 plus nx. That's why there is a simple concept, and for understanding this concept we can discuss a simple example. Let come to the example. Let me discuss this example. Here evaluate 1001 to the power of 1 by 3 up to 6 places of decimal. कैसे करें इसको, एक सिंपल सा तरीका है. क्या कर सकते हैं अपन, देखो 1001 इस वैल्यू को अपन कैसे लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 1000 प्लस 1 लिख सकते हैं. लेकिन अभी भी मैंने क्या कहा, द वैल्यू ऑफ x मस्ट लाई इन बिटवीन -1 एंड +1, दैट्स वाई दिस कैन बी चेंज्ड इन द नेक्स्ट फॉर्म. यहाँ से अपन कॉमन ले सकते हैं. 1000 को कॉमन लोगे तो ऊपर पावर कितना है, 1/3 है, तो 1000 को कॉमन लोगे पावर 1/3, तो 1000 का 1/3 क्या हो जाएगा, पावर 1/3 10 हो जाएगा. और यहाँ से 1000 को कॉमन लोगे तो यहाँ तो 1 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, 0.001. दैट्स द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स. व्हाट वी कैन डू, एक फॉर्मेशन वैसे बनाएंगे जिसमें अपन बायनोमियल थ्योरम को यूज कर सकें, इसको एक्सपेंड कर सकें. लेकिन उसके लिए जो कंडीशन है मैंने बताई आपको, x इज ए रियल नंबर, x इज ए रियल नंबर दैट लाइज इन बिटवीन -1 एंड +1. दैट्स वाई इसको अपन ने यहाँ, ये x है, इसका वैल्यू अपन ने क्या है, x के रूप में कैलकुलेट करना है. तो इसके लिए करें क्या, इसको अपन ने 1 से कम कर लिया वैल्यू, इसको 1000 इज टेकन कॉमन फ्रॉम दिस फॉर्मेशन. दैट्स वाई ये 10 के रूप में बाहर आ गया आपका 1000 कॉमन लिया है, लेकिन पावर यहाँ पे 1/3 है, तो पावर 1/3 है, इस वजह से बाहर 1000 का बाहर क्या बचा है, केवल 3 बचा है. इसको देखो बायनोमियल थ्योरम से कंपैरिजन करते हैं, तो बायनोमियल थ्योरम आपकी ये है, कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे x का वैल्यू तो ये रहेगा और n का वैल्यू ये रहेगा, तो एक्सपेंड करिए, ये 10 तो बाहर है तो ऐसा का ऐसा है, और थ्योरम को एक्सपेंड कर रहे हैं तो 1 प्लस एन एक्स, ये n का वैल्यू 1/3 है और x का वैल्यू है प्लस n-1 और x स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 2, और ये प्लस में डैश 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 ऐसे ही इनफाइनाइट तक ये टर्म जाती जाएगी. ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व कर लीजिए. 1/3 -1 करोगे तो आपका यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 2/3, तो ये टर्म माइनस की हो जाएगी. ठीक है, बाकी इन टर्म्स को आप ऐड कर लें, सॉल्व कर लें, आपको अप्रॉक्स वैल्यू अप टू 6 डेसिमल्स आपको मिल जाएगा. लेकिन यदि आपके पास ये बायनोमियल थ्योरम नहीं है तो वहाँ आप लोगों को दिक्कत होगी. अब मैंने कहा x दैट वैल्यू ऑफ x मस्ट लाई इन बिटवीन -1 एंड +1, तभी अपन बायनोमियल थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं. ध्यान रखिएगा इस बात का. और आगे मैंने कंडीशन और स्पेसिफाई की है कि -1 और +1 के बीच में x का वैल्यू हो, लेकिन साथ में यदि x की वैल्यू लेस देन 1 हो, x की वैल्यू 1 से बहुत कम हो, तो उस सिचुएशन में फर्स्ट 2 टर्म्स को अपन क्या कर सकते हैं, बायनोमियल थ्योरम में कंसिडर कर सकते हैं, बाकी की हायर पावर्स को आप एलिमिनेट कर सकते हैं. अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल जो एग्जाम्पल है ना, मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, और ये आपका कहाँ आता है, जब आप आगे जाते हो ग्रेविटेशन को डिस्कस करते हो ना, तो वहाँ ये एग्जाम्पल आपका यूज होने वाला है. देखिए, जो नीट के पर्पज से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में बनता है. Let me discuss to this question. The value of acceleration due to gravity. ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होता है हाइट एज पे, ये होता है. ये जो बिगनिंग में है, अभी 11th क्लास में आए, उनके लिए थोड़ा सा नया होगा, लेकिन जो 11 12 अपना कंप्लीट कर चुके हैं उनके लिए नॉन है.
if we talk about gravitational acceleration at height h from the surface of the earth, then this formation, they will get this formation. ये फॉर्मेशन होता है पृथ्वी की अर्थ की सरफेस से एच हाइट पे ग्रेविटेशनल एसिलरेशन का ये फॉर्मेशन होता है। इफ इसने कंडीशन स्पेसिफाई की है, इफ एच इज लेस देन आर, इफ एच इज लेस देन आर, देन जी डैश का वैल्यू क्या होगा? आपके पास चार वैल्यूज दे रखी है, ए बी सी डी, इनमें से कौन सा वैल्यू होगा? ठीक है, चलो इसके सॉल्यूशन पे कंसंट्रेट करते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या कहता है? देखो इसको आप कैसे लिख सकते हो, कुछ नहीं करना, आप वैसी फॉर्मेशन बनानी पड़ेगी जहां आप बायनोमियल थ्योरम को अप्लाई कर सको। तो इसको देखो, ये आपका गिवन है ही, इसमें से आपने क्या कॉमन लिया? जी को कॉमन ले लिया, जी बार है, आपने नीचे से आर को कॉमन ले लिया, तो आर को कॉमन लिया तो आर ऊपर है, आर नीचे, आर से आर कट जाएगा आपका, तो ये फॉर्मेशन बचेगा क्या? जी 1/1 प्लस एच अपॉन में आर, ठीक है, इसका होल स्क्वायर इक्वल्स। अब इसको देखो पावर 2 है, इसको अपोजिट कर लिया, 1/1 प्लस एच अपॉन में आर है, इसको रिवर्स कर लिया, पावर यहाँ पे क्या हो गई? देखो -2 हो गई, और ये क्या हो गया? जी 1 प्लस एच अपॉन में आर, 1 प्लस एच अपॉन में आर का होल पावर -2। अब यहाँ पे एन का वैल्यू तो क्या है? -2, और ये अक्स का वैल्यू है आपका, ये काय का वैल्यू है यहाँ पे इसके अंदर? ये अक्स का वैल्यू है, ठीक है, एच अपॉन में आर एक्स का वैल्यू है। तो बायनोमियल थ्योरम अप्लाई कर दीजिए, जी बाहर है ही ब्रैकेट के, 1 प्लस एन अक्स, 1 प्लस एन अक्स, एन आपका -2 है और अक्स एच अपॉन में आर, फिर एन -1, एन आपका -2 ही है, और -2 -1 करोगे तो -3, ठीक है, अपॉन में अक्स स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 2, तो अक्स स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 2, अक्स का वैल्यू एच अपॉन में आर है तो फैक्टोरियल 2 कर दिया, यहाँ पे आपने फैक्टोरियल 2 कर दिया, और प्लस ये nth टर्म तक चलेगी ये सीक्वेंस, ऐसे ये सीरीज है एक तरीके से, nth टर्म तक चलेगी ये। तो यहाँ पे देखो अपन हायर पावर, आपको पता है कि वैल्यू आपको कंडीशन दी हुई है एच इज लेस देन आर, उस सिचुएशन में हायर पावर्स को आप एलिमिनेट कर सकते हैं एंड ओनली फर्स्ट 2 टर्म्स अपन यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट 2 टर्म्स को यहाँ पे यूज कर लो, बाकी इन टर्म्स को आगे एलिमिनेट कर दो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? जी डैश इक्वल्स जी ब्रैकेट के अंदर 1 - 2h अपॉन में आर, दैट्स वाई योर ऑप्शन बी इज करेक्ट। जी डैश इक्वल्स जी ब्रैकेट के अंदर 1 - 2h अपॉन में आर फॉर दिस कंडीशन, इफ वी हैव दिस काइंड ऑफ कंडीशन h इज लेस देन आर। अब देखो एक बायनोमियल थ्योरम का कंसेप्ट अपने यूज हुआ कि नहीं, फिजिक्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, एंड इन द पर्पज ऑफ क्रैकिंग नीट एग्जामिनेशंस, काफ़ी टफ कंपटीशन है, ऑल इंडिया लेवल का कंपटीशन है। बेसिक्स को आप क्लियर नहीं करोगे तो ग्रेविटेशन का ये आपको समझ में नहीं आएगा, ये एक्सपेंडिचर आपने कैसे लिया हुआ है, ये फॉर्मेशन कैसे बना हुआ है, रटोगे कितनी चीज़ों के रटोगे आप, कितनी फॉर्मेशंस को रटोगे? आपके फंडामेंटल्स क्लियर हैं, पता चले यहाँ लिखते लिखते आपका ये जी गायब हो गया रटते रटते, तो कहाँ दिक्कत तो होगी ना। तो आपको एक्सपेंडिचर आना चाहिए, बेसिक कंसेप्ट आपको आने चाहिए, आएंगे। आपको बायनोमियल थ्योरम आती है तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर है, बायनोमियल थ्योरम नहीं आती है तो आपका ये कंसेप्ट क्या करेगा? तभी मैंने ये एग्जांपल पिक किया है, ठीक है। लेट वी डिस्कस द नेक्स्ट कंसेप्ट, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आई होप ऑलरेडी यू हैव स्टडीड दिस कंसेप्ट, बट if we are discussing algebra, then we must discuss also arithmetic progression. Okay, now let come on the point. What is arithmetic progression? It is sequence of number. Simply we can say arithmetic progression is a sequence of numbers in which a constant value is added in each step. Here let me discuss on a example. 1 3 5 7 9 11 13, this is a sequence of numbers, but here look in these numbers, 1 plus 2 we gets 3, 3 plus 2 we gets 5, 5 plus 2 we gets 7, 7 plus 2 we gets 9, 9 plus 2 we gets 11, and 11 plus 2 we gets 13. Similarly we can discuss on another sequence. Look at
2 4 6 8 10 12 है। 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 2 10 और 10 प्लस 2 12 है, एंड सो ऑन। ये सीक्वेंस ऐसे चलती रहेगी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर विच आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और इट मे आल्सो इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। एक फिक्स कांस्टेंट वैल्यू है, वो जुड़ती चली जाएगी या फिर घटती चली जाएगी, सब्ट्रैक्ट होती चली जाएगी। तो ऐसी सीक्वेंस ये क्या कहलाती है आपकी? वी कॉल दीज काइंड ऑफ सीक्वेंसेस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक सिंपल सा कंसेप्ट है। अब यहाँ पे जो अपनी ज़रूरत है ना, अब दो कंसेप्ट यहाँ पे अपन को चाहिए। ऐसी सीक्वेंस यदि है तो उनको अपन कैसे रीड कर सकते हैं? एक जनरल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को अपन कैसे लिख सकते हैं? फर्स्ट टर्म A0, फिर A1, फिर A2, A3, A4, A5, इस तरीके से डेस्टेसेस सो ऑन अपन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैलकुलेट करना चाहें, nवीं टर्म अपन कैलकुलेट करना चाहें, तो वो कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा? अपन को अपने लिए नॉन होनी चाहिए कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म क्या है, nth टर्म चाहिए तो n का वैल्यू आपको पता ही होगा भाई, पांचवी टर्म चाहिए तो n का वैल्यू 5 हो गया, फिफ्थ टर्म चाहिए आपको, एट्थ टर्म चाहिए तो n का वैल्यू 8 हो गया, आपको 15th टर्म चाहिए तो n का वैल्यू 15 हो गया, एंड सो ऑन। हेयर d इज ए डिफरेंस इन बिटवीन टू टर्म्स। अपन क्या कर रहे हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में प्रत्येक दो टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस होगा ना वो कांस्टेंट रहेगा। जैसे यहाँ पे डिफरेंस 2 है, यहाँ पे डिफरेंस 2 है, यहाँ पे डिफरेंस 2 है, यहाँ पे डिफरेंस, प्रत्येक दो टर्म्स के बीच में डिफरेंस आपका क्या है? 2। तो यहाँ पे दिस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, दिस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस एंड दैट विल बी कांस्टेंट फॉर ईच टर्म। यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। ऐसा नहीं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक जगह डिफरेंस क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, एक जगह 5 आ रहा है, एक जगह 10, ऐसा नहीं हो। ईच इन बिटवीन ईच टर्म्स कॉमन डिफरेंस विल बी कांस्टेंट। आपका फिक्स रहेगा जो भी है, तो वो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे यूज करना है। आपको nth टर्म कैलकुलेट करनी है, देन वी कैन यूज n टर्म बाय यूजिंग दिस फॉर्मेशन, an इक्वल्स A0, A0 इज फर्स्ट टर्म प्लस n-1 d, दैट्स वाई हेयर देखो स्पेसिफाई किया हुआ है, डरने की कोई बात नहीं। हेयर A0 इज फर्स्ट टर्म, n इज नंबर ऑफ टर्म्स एंड d इज कॉमन डिफरेंस बिटवीन ईच टर्म्स दैट कैन बी कैलकुलेटेड एज A1 माइनस A0 और A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3 और A5 माइनस A4। सिमिलरली आप किसी भी कोई भी दो टर्म उठाइए, उनके बीच का डिफरेंस चेक कर लीजिए, प्रत्येक केस में आपको कॉमन डिफरेंस बराबर मिलना चाहिए। तो उस सिचुएशन में आप कह सकते हो दिस इज फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दूसरा, एक तो ये हो गया nth टर्म आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कैलकुलेट करनी है, ये फॉर्मेशन काम में ले लीजिए। दूसरा, आप सम ऑफ n टर्म्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? सम ऑफ n टर्म्स के लिए फॉर्मेशन क्या है? दो फॉर्मेशन है यहाँ पे। एक तो क्या है, ये आगे वाली देखो, यहाँ पे इस फॉर्मेशन को देखो, आपने क्या किया, आपको सम ऑफ n टर्म्स करना है तो आपको कुछ नहीं करना, n/2 और ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म A0 प्लस an। आपने an अभी कैलकुलेट किया है तो इसको यहाँ यूज करोगे तो ये क्या हो जाएगा, n/2 ब्रैकेट के अंदर A0 पहले से था, A0 an का आ गया तो क्या होगा 2A0 प्लस n-1 d। तो ये दोनों ही फॉर्मेशन आप ध्यान रखें। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दे देते हैं, कई बार क्वेश्चंस में आपको फर्स्ट टर्म दे देते हैं और n टर्म्स का सम करवा लेते हैं, कॉमन डिफरेंस यूज करके आपको फिर कैलकुलेट करना होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों फॉर्मेशन से ध्यान रखें। ठीक है, एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप इससे फैमिलियर हो जाओ। लेट मी डिस्कस दिस एग्जाम्पल। आपको एक सीक्वेंस गिवन है 7 10 13 16 19 22 25। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है +3, यहाँ पे क्या हो रहा है +3, यहाँ पे क्या हो रहा है +3, यहाँ पे क्या हो रहा है +3 और आगे वाले टर्म्स में +3। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स हैं। ठीक है, n टर्म्स हैं मतलब 7 टर्म्स हैं। ठीक है, अब आपको सम करना है इनका, तो n/2 यहाँ पे, अच्छा मैंने काउंट क्यों किया, 7 टर्म्स हैं, दैट्स वाई वी हैव टू यूज हेयर दिस वैल्यू n।
आपको देखो कंफ्यूजन ये हो सकता है यहाँ पे कि यहाँ पे 7 तो क्या है, फर्स्ट टर्म है, तो यहाँ पे आपने n की जगह 7 क्यों यूज कर लिया। यहाँ देखो ये 7 ये फर्स्ट टर्म नहीं है, फर्स्ट टर्म A0 का वैल्यू तो अंदर यूज किया हुआ है, A0 का वैल्यू तो देखो यहाँ पे 7 यूज किया हुआ है, ये नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे 7 हैं। देखो काउंट कर लो एक बार फिर से, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। एन का वैल्यू नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, यहाँ पे 7 टर्म्स हैं, तो एन की जगह यहाँ पे क्या यूज किया है, 7 यूज किया है। ठीक है, दैट्स वाई इसको सॉर्ट आउट किया तो आपका क्या निकल के आ गया, 1 1 2 निकल के आ गया, सम ऑफ एन टर्म्स। चलो एग्जाम्पल भी डिस्कस हो गया। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है दैट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या देखा कि एक फिक्स वैल्यू ईच टर्म में जुड़ती जा रही है, या हो सकता है कि ईच टर्म में एक फिक्स वैल्यू घटती जा रही है, दोनों ही फॉर्म में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। लेकिन यहाँ पे एक फिक्स वैल्यू से मल्टीप्लाई होके फिर नेक्स्ट टर्म आपको मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल अपन डिस्कस करें, geometric progression is also a sequence of numbers in which every term is obtained by multiplying the previous term by a constant quantity। क्या कह रहा हूं मैं कि यहाँ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है, जिसमें नेक्स्ट टर्म आपको कैसे मिलेगी, प्रीवियस टर्म से एक कांस्टेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई करने से मिलेगी। जैसे आपने यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म है आपके पास 4, इसमें आपने एक फिक्स वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई किया 8, 8 में 2 से मल्टीप्लाई किया 16, 16 में 2 से मल्टीप्लाई किया 32, 32 में 2 से मल्टीप्लाई किया 64, 64 में 2 से मल्टीप्लाई किया 128 एंड सो ऑन। ये सीक्वेंस आगे तक चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। दिस काइंड ऑफ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। दिस काइंड ऑफ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हियर सेकेंड एग्जाम्पल ले लो, जैसे 5 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, देन 10 10 मल्टीप्लाइज बाई 2, देन 20 20 इज मल्टीप्लाइज बाई 2, देन 40 40 इज मल्टीप्लाइड बाई 80 एंड सो ऑन। देयर इज ए मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए फिक्स नंबर दैट इज कॉन्स्टेंट फॉर द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ईच टर्म। ठीक है, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो। एंड दिस कॉमन रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड एज नेक्स्ट टर्म अपॉन में प्रीवियस टर्म। दिस कॉमन रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड एज नेक्स्ट टर्म अपॉन में प्रीवियस टर्म। आप में कैसे कैलकुलेट करोगे, 8 में 4 का भाग दो, कॉमन रेशियो निकल के आ गया। 16 में 8 का भाग दो, 2 निकल कॉमन रेशियो निकल के आ गया। 32 में 2 का भाग दो, 32 में 16 का भाग दो, फिर से 2 निकल के आ गया। 64 में 32 का भाग दो, मतलब नेक्स्ट टर्म में प्रीवियस टर्म का भाग दीजिए, आपको कॉमन रेशियो का वैल्यू पता चल जाएगा। और यहाँ इस सीक्वेंस में यदि कॉमन रेशियो कांस्टेंट है, देन यू विल कॉल दिस सीक्वेंस ऑफ नंबर इज ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यहाँ पे भी वही 2 है फॉर्मेशंस। इसको जनरली अपन लिख कर सकते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को जनरली कैसे लिख सकते हैं, जैसे ए इंटू आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब इंटू R4 इंटू R5, पावर्स बढ़ती जाएगी ना, आपका जो कॉमन रेशियो है वो मल्टीप्लाई होता जाएगा इस टर्म के साथ। तो पहले मल्टीप्लाई हुआ R, फिर आगे वाली टर्म में R और मल्टीप्लाई हो गया तो AR स्क्वायर, फिर आगे वाली टर्म में R और मल्टीप्लाई हो गया तो AR क्यूब, फिर आगे वाली टर्म में R और मल्टीप्लाई हो गया तो AR4। तो इसमें है क्या, एक कॉमन रेशियो है इस टर्म्स के बीच में जो आगे आगे मल्टीप्लाई होता जा रहा है। Here A is first term and R is common ratio। यदि आपको सम ऑफ n टर्म्स निकालना है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सम ऑफ n टर्म्स आपको निकालना है, इन दैट केस आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे 2 सिचुएशंस होंगी आपके पास। एक तो सिचुएशन होगी ये, आपको सम ऑफ n टर्म्स आपको निकालना है ना, तो एक तो आपके पास सिचुएशन होगी ये, इफ R इज लेस देन कॉमन रेशियो इज लेस देन 1, और दूसरी सिचुएशन क्या होगी, इफ R इज ग्रेटर देन 1। तो दोनों ही सिचुएशन के लिए, इस सिचुएशन के लिए सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए फॉर्मेशन ये यूज करना है, Sn इक्वल्स सम ऑफ n टर्म्स फॉर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विल बी, ए ब्रैकेट के अंदर है 1 माइनस आर की पावर n बटा में 1 माइनस आर। हेयर
r is less than 1, here r is less than 1, that's why 1 minus r आपने किया है, ऊपर भी देख लो। ऐसे ही यदि सेकेंड सिचुएशन में अपन देखें तो सेकेंड सिचुएशन में इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की ये फॉर्मेशन आपको काम में लेनी पड़ेगी। r बड़ा है 1 से तो r को पहले ले लीजिए, फॉर्मूला वही है, a मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के अंदर r की पावर n माइनस 1 बटा में r माइनस 1। जो कंडीशन स्पेसिफाइड है उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मेशन यूज करनी पड़ेगी। ये n टर्म्स के सम के लिए है, n टर्म्स के सम के लिए है। यदि आपको इनफाइनाइट टर्म्स के लिए कह दिया जाए तो इनफाइनाइट टर्म्स के लिए कह दिया जाए तो इसको आप कैसे यूज कर सकते हो, यही फॉर्मेशन चेंज हो जाएगी और सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दैट विल बी एस इनफाइनाइट इक्वल्स a अपॉन में 1 माइनस r। हेयर कंडीशन इज स्पेसिफाइड विद दिस, if r is less than 1, if r is less than 1 then this formation will be used, and if r is greater than 1 then this formation will be used, this formation will be used। s infinite equals a अपॉन में r माइनस 1। यदि r 1 से कम है तो a बटा में 1 माइनस r, और r यदि 1 से ज़्यादा है तो s इन्फाइनाइट बराबर a बटा में क्या हो, a बाई r माइनस 1। सिंपल सी फॉर्मेशन से इनको याद रखना पड़ेगा, आगे यूज होंगी ये टर्म्स। बेसिक्स हैं, फंडामेंटल्स हैं, मैथमेटिकल कंसेप्ट्स हैं, लेकिन फिजिक्स में यूज होती हैं। उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है फिजिक्स के लिए भी जितनी मैथमेटिक्स में इन टॉपिक्स की। नाउ एक सिंपल सा एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। Let me discuss a simple example. Here, find the sum of series। आपको एक सीरीज दे रखी है Q इक्वल्स 2Q, Q बाई 3, Q बाई n, Q बाई 27, एक सीक्वेंस दे रखी है। बट यहाँ पे आप देखो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो कॉमन रेशियो है ना वो नज़र नहीं आ रहा, तो इसको क्या थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। दिस अबव इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज, इसको आप 2Q को क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो Q प्लस Q, 2Q है इसको आप Q प्लस Q लिख सकते हो। अब देखो ये जो बचा हुआ पोर्शन है ना ये आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गया है। अब आप फॉर्मूले काम में लो। अब यहाँ पे देखो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो यहाँ पे आपका कॉमन रेशियो कैसे निकालोगे, नेक्स्ट टर्म अपॉन में प्रीवियस टर्म, ऐसे तो बताया। तो इस नेक्स्ट टर्म में प्रीवियस टर्म का आप भाग लोगे तो क्या निकल के आएगा, कॉमन रेशियो 1/3 निकल के आएगा। इसके अलावा आप जैसे इसमें इसका भाग दोगे तो भी कॉमन रेशियो 1/3 निकल के आएगा। ऐसे ही इस नेक्स्ट टर्म में इस प्रीवियस टर्म का भाग दे क्या होगे तो भी कॉमन रेशियो क्या निकल के आएगा, 1/3। तो यहाँ कॉमन रेशियो तो क्या है, आर, कॉमन रेशियो आर का वैल्यू क्या है, 1/3 है, ठीक है। और प्रीवियस या फर्स्ट टर्म क्या है आपका, फर्स्ट टर्म आपको क्यों नजर आ ही रहा है, तो यहाँ पे इसको यूज कर लो फॉर्मेशन के अंदर। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स हैं आपकी, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी के लिए क्या हो जाएगा, ये जनरल सा फॉर्मूला है, 1/3 इज लेस देन 1, आर का मान ए से कम है तो 1 माइनस 1/3 यहाँ पे किया हुआ है देखो, और इसको सॉल्व करके ये आ गया, ठीक है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। नेक्स्ट अपन कुछ फंक्शनल फॉर्मूलाज को और डिस्कस करेंगे। अलजेब्रा के अंदर कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a प्लस बी प्लस सी, इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ऐसा कुछ रहेगा। ऐसे ही a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मेशन भी आप लोगों को आता होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। होल क्यूब की बात करें तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी। ऐसे ही a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा, ये हो गया आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अच्छा ये ज़रूरत कहाँ थी, आपने ये अलग अलग होल स्क्वायर पढ़ लिए तो इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ गई भैया, इसकी ज़रूरत पड़ती है।
ये कंसेप्ट आप बाद में आगे जाके ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो और नए फॉर्मेशंस निकल के आए, इससे बेटर है कि आप इसको यही समझ लो। देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर को आप जोड़ोगे, सॉरी यहाँ पे आपका घटाया हुआ है, यहाँ पे आपका क्या किया हुआ है, घटाया हुआ है, माइनस है, घटाओगे तो देखो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, तो इससे ये कट जाएगा, तो इससे ये टर्म कट जाएगी और +2ab 4ab हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या निकल के आ गया, 4ab निकल के आ गया। ऐसे ही इन दोनों को यदि जोड़ोगे, इन दोनों को यदि आप जोड़ोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे, तो इन दोनों को जोड़ो, देखो ये इस टर्म से ये टर्म कट जाएगी और 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 कॉमन आ गया आपका और ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ऐसे a क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्मेशन देख सकते हो आप, a माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी का होल क्यूब था, यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब है। ध्यान रखना ये दोनों फॉर्मूले हैं ना, ये दोनों फॉर्मूले बहुत कंफ्यूज करते हैं। कौन से दोनों फॉर्मूले, ये दोनों फॉर्मूले बहुत कंफ्यूज करते हैं, ए माइनस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए माइनस बी का होल क्यूब है वो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी, और ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब, वट विल बी ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस आ रहा है, दूसरे में प्लस आ रहा है। जबकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाले फॉर्मूले के अंदर देखो आप, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाले फॉर्मूले के अंदर क्या आ रहा है, यहाँ प्लस आ रहा है और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस ए बी आ जाएगा। यहाँ क्या है, प्लस, यहाँ माइनस था तो यहाँ माइनस, और यहाँ पूरी टर्म्स में प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आया है और यहाँ पे क्या आ गया, माइनस ए बी आ गया। ध्यान रखें, यहाँ पे आपका एल्जेब्रा से रिगार्डिंग कंसेप्ट्स मैंने लगभग डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन कुछ नए कंसेप्ट्स को और डिस्कस करेंगे, 1 बाय 1 सीक्वेंस अपने जुड़ते चली जाएंगी, टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। फंडामेंटल्स क्लियर होंगे तो आगे अपने को कहीं दिक्कतें नहीं। यू विल एंजॉय फिजिक्स, यू विल एंजॉय द फिजिक्स। साथ दीजिए, नीयत अपनी साथ रखिए, आपकी नीयत ही अच्छी होगी, आपकी दशा और दिशा में सुधार सकता हूँ, दिक्कत कहीं नहीं आएगी यदि आप साथ चलोगे। इसके लिए करना क्या है, आपको कुछ भी नहीं करना, डेली क्लासेस जो मैं छोटे छोटे पोर्शंस में ले रहा हूँ वो देखते जाइए, आपका फिजिक्स सुधरता जाएगा। साथ में नई क्लासेस के नोटिफिकेशंस भाई आपको पता चल जाए मैं कब नई क्लास अपलोड करता हूँ, क्योंकि समय कम मिल पाता है मेरे को, तो फिक्स टाइमिंग अभी नहीं हो पा रही है। आपको नई क्लासेस जब भी अपलोड होती हैं नोटिफिकेशन चाहिए, उसके लिए आप मेरे चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। मेरी क्लासेस अच्छी लगती हैं तो लाइक बटन पे क्लिक कर दें। ओके, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास with the new concept. Thank you.